हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? ये एक गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना है और करंट को मेज़र करना। तो ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट भी करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट भी करता है और मेजरमेंट भी करता है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, इसे पिछले टॉपिक में भी हमने देखा था कि एक करंट कैरिंग कॉइल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे होगा। तो कॉइल हम इसके अंदर लेंगे ए बी सी डी एक कॉइल है जिसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो सपोज दिस इज द कॉइल। इस कॉइल का जो ये यहाँ से जो एंड है ये हमारा ऊपर से कनेक्ट होगा। यहाँ से ये फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के साथ कनेक्ट होगा। क्लियर? यहाँ पे एक स्ट्रिप है हमारी जिसको हम बोलते हैं फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है और इसको हमने ऐसे इस तरह से वाउंड कर रखा है एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर। अब इसका जो ये नीचे वाला एंड है इसको हम एक हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। दिस इज हेयर स्प्रिंग। इसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं क्योंकि बहुत ही पतले जो पतला सा वायर है उसके साथ ये स्प्रिंग बना हुआ है, इसलिए इसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। हेयर स्प्रिंग का जो ये एंड है इसको हम एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे इस तरह से जाके। सपोज दिस इज टर्मिनल। एक टर्मिनल इधर होगा T1 और ये हमारा टर्मिनल है T2। क्लियर? यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर रखी जाती है सिलेंड्रिकल शेप की। वो साइज पे डिपेंड करता है कि जो हमने ये कॉइल ली है इसकी शेप कैसी है। अगर ये हमने देखो रेक्टेंगल है तो हम जो ये कोर लेंगे ये सिलेंड्रिकल शेप की लेंगे। अगर हम इसको सर्कुलर शेप की कॉइल लेते हैं तो ये हमें लेना पड़ेगा एक स्फेरिकल कोर। अब इसका जो ये ऊपर वाला एंड है ये फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के साथ कनेक्ट है थ्रू दिस टर्मिनल। दिस इज टॉर्जन हेड जिसके साथ ही फॉस्फर ब्रोंज का वायर जो है कनेक्ट है। फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप। टॉर्जन हेड को H से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारा होता है टर्मिनल T1। ये जो दो टर्मिनल्स है ये एक्सटर्नल कनेक्शन लगाने के लिए बने हुए हैं कि इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जब भी हम एक्सटर्नल सर्किट के अंदर लगाएंगे तो इन टर्मिनल की हेल्प से लगाएंगे T1 एंड T2। ओके, इस तरह से सर्किट डायग्राम कंप्लीट करेंगे। अब देखो ये जो हमारी मैग्नेटिक फ्रेम है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर हमने ये जो कॉइल है वाउंड कर रखी है, इसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो ये हमारे दो पोल पीसीज हैं मैग्नेट के। सपोज दिस इज N एंड दिस इज S। हेयर स्प्रिंग को हम बोलते हैं S और H डैश, क्योंकि S तो हमने यहाँ ले लिया तो हेयर स्प्रिंग को हम S डैश बोलते हैं। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर L एंड कॉइल A B C एंड D। ओके, तो हमें इसमें रीडिंग्स कैसे पता चलती हैं? यहाँ पे एक नीडल अटैच होती है। ठीक है, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो यहाँ पे नीडल अटैच होती है। तो कॉइल के रोटेट करने से वो नीडल भी इस तरह से रोटेट करती है जिससे हमें करंट की रीडिंग्स पता लगेंगी। अब कंस्ट्रक्शन है देखो,
इसके बारे में हमने सेम यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ABCD हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो कॉइल की टर्न्स है वो कॉपर वायर की बनी हुई है, वो इंसुलेटेड है, यानी उनके ऊपर हमने एक धागा चढ़ा रखा है। द कॉइल इज वाउंड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। कॉइल को एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के फ्रेम के ऊपर हमने वाउंड किया हुआ है। इट कैन बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, जो पहले भी बताया था कि ये रेक्टेंगुलर शेप और सर्कुलर दोनों की हो सकती है। तो कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम मूवेबल टॉर्जन हेड H बाय मीन्स ऑफ ए फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल पीसेस NS। जैसे डायग्राम में भी हमने देखे थे, नॉर्थ और साउथ दो पोल पीसेस के बीच में हमने एक इसको रखा हुआ है। लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द हेयर स्प्रिंग S'। तो जो उसका लोअर एंड है किसका, कॉइल का, ठीक है, उसको हमने हेयर स्प्रिंग S' के साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है, और हेयर स्प्रिंग वहाँ आगे जाके टर्मिनल T2 पे कनेक्ट है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, L, और सॉफ्ट आयरन कोर का जो है शेप किस पे डिपेंड करती है कि हमने कॉइल की शेप की ली हुई है, ठीक है। अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर कॉइल है तो क्या लेंगे, स्फेरिकल कोर, और अगर सिलेंड्रिकल कोर हम लेंगे तो हमारी जो कॉइल होगी वो रेक्टेंगुलर शेप की होगी, ठीक है। तो पूरा जो अरेंजमेंट है, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने एक नॉन मेटेलिक केस के अंदर बंद किया हुआ होता है। तो यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन नोट कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो कॉइल का प्लेन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग ये होता है प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैक्सिमम टॉर्क हमें चाहिए होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को देखो हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सपोज ये हमारे हैं दो पोल पीसेस N और S, और इनके बीच में हमारी रखी है आयरन कोर। आयरन कोर को हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए ही यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, क्योंकि इनकी शेप जो है देखो हमने कैसी ले रखी है, कनकेव टाइप ले रखी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, नॉर्थ से रेज निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ के अंदर एंटर करेंगी। इस तरह से हो जाएंगी। तो सपोज यहाँ पे हमारी कोइल अगर इस पोजीशन पे है, किसी इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं ये हमारी कोइल है और वो इस पोजीशन में यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो ये देखो इस टाइम पे जो कोइल का प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बिल्कुल एक ही प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। अगर ये कोइल रोटेट होके इस तरह भी हो जाती है, इस तरह अगर ये हो गई तो एक फिर हमें देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से दिख रही है कि जो इसके पैरेलल है, यानी हर एक पोजीशन में ये इसके पैरेलल ही रहेगी, चाहिए कि किसी तरह भी रोटेट करती रहे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट अगर यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया तो अभी आगे जाके फिर से इसको हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। लेट L इज लेंथ ऑफ द कोइल एंड B इज ब्रेथ ऑफ द कोइल, ओके। तो एरिया ऑफ द कोइल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सपोज दिस इज A विल बी इक्वल टू L क्रॉस B या L इंटू B। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है लेट उसको हम मान लेते हैं कैपिटल B। B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके, एंड I is the current passing through the coil। यहाँ तक क्लियर है। करंट की जो डायरेक्शन है वो हम सपोज ले लेते हैं ADCB और इस तरह से, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ADCB। अब मान लेते हैं लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल टू द कोइल मीन्स सपोज जैसे ये हमारी कोइल है तो ये हो जाएगा इसका नॉर्मल,
ठीक है, ये नॉर्मल और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हम मान लेते हैं क्या है, अल्फा। एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं तो अल्फ़ा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90, यानी नॉर्मल टू द कोइल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे 90 हो जाएगी। देखो ये हमारी कोइल है, अगर ये इस पोजीशन में रखी है तो ये होगा इसका नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का। अगर ये कोइल रोटेट कर जाती है तो उसका नॉर्मल भी देखो इस तरह से रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हो जाएगी। तो अगेन जो अल्फ़ा है वो क्या हो गया 90। ऐसे ही कोइल और रोटेट कर जाती है तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्मल टू द कोइल, और ये देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर। तो हर केस में जो अल्फ़ा है वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो देखो हमने टॉर्क की इक्वेशन की थी, टॉर्क की इक्वेशन हमारे पास आई थी, टॉर्क इज इक्वल टू NIBA साइन अल्फ़ा। ओके, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, मेंशन भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल। ओके, तो अगर अल्फ़ा 90 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे देन टॉर्क विल बी इक्वल टू NIBA साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो टॉर्क हमारा आ जाएगा NIBA। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब देखो कॉइल अगर रोटेट करेगी करंट के पास करने से तो उसके साथ जो फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप है वो भी क्या करेगी, ट्विस्ट करेगी। तो हम मान लेते हैं लेट थीटा इज द एंगल या ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ओके, अब जब फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप रोटेट करेगी तो एक रेस्टोरिंग टॉर्क उसके अंदर प्रोड्यूस होगा जो उसको वापस अपनी पोजीशन में लेके आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट स्मॉल के बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यूनिट ट्विस्ट के लिए जो उसको वापस अपनी पोजीशन में लेके आएगा वो टॉर्क क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे नाम से ही पता चल रहा है रिस्टोरिंग, वापस अपनी जो पोजीशन को उसको रिस्टोर कर दे। अगर यूनिट ट्विस्ट के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क K है तो थीटा ट्विस्ट के लिए कितना होगा K थीटा, ठीक है। यानी टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क, टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू K इंटू थीटा। ये बात आई समझ में। यूनिट ट्विस्ट के लिए क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग कितना है टॉर्क K है। अगर ट्विस्ट को हम थीटा एंगल मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, K को थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो वो हो जाएगा K इंटू थीटा। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, जो रोटेट कर रहा है और जो रिस्टोर कर रहा है। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन NIBA ये टॉर्क आया था और जो K थीटा है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू K अपॉन NBA इंटू थीटा। ओके, तो ये जो K अपॉन NBA है इसको हम एक कॉन्स्टेंट पुट कर सकते हैं, लेट इट बी G, कैपिटल G। तो कैपिटल G क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। ओके, तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो करंट है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ट्विस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप ट्विस्ट करेगी उतना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप जो है वो ट्विस्ट कर रही है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके बच्चों, थैंक यू।